नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आपको पता है फ्रेंड्स कि भारत इस समय बैक टू बैक बहुत सारे कंट्री से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। अगर आप देखें तो रिसेंटली भारत ने एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। मालदीव्स के साथ एफटीए होने जा रही है। यूके के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी एफटीए साइन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर विजिट में। यूएस, यूरोप, तमाम तरीके की कंट्रीज के साथ बातचीत चल रही है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम अपने एफडीए को अपडेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फॉरेन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो तो आपको शायद याद होगा, कुछ साल पहले एस जयशंकर जी ने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया था कि भारत अब आने वाले समय में कोई भी ऐसा एफटीए नहीं करने जा रहा है जस्ट बिकॉज कि हमें एफटीए करना है, जैसा पिछले सरकार करती थी। एस जयशंकर जी ने कहा कि भारत अब कोई भी एफटीए तभी करेगा जिससे भारत के नेशनल इंटरेस्ट को क्लियर कट बेनिफिट होते हुए दिख रहा है। बिकॉज आज भारत को ये रियलाइजेशन है कि एवरी कंट्री वांट्स टू डू ट्रेड विद इंडिया, बिकॉज इंडिया इज द कंजम्पशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो इफ एनी कंपनी यू हैव टू कम एंड सेल इट टू इंडिया। इसीलिए आज फ्रेंड्स भारत एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ इफेक्टिवली बाकी तमाम कंट्रीज के साथ बार्गेन कर रहा है। और उसका बेस्ट एग्जांपल है ईएफटीए के साथ कि किस तरीके से भारत ने कहा कि आप हमारे मार्केट को तो यूज कर सकते हो, लेकिन इन रिटर्न आपको आने वाले 15 सालों में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा, जिससे अराउंड 1 मिलियन जॉब्स भारत में क्रिएट होंगे। तो ये फ्रेंड्स भारत का एक नया अवतार है। इसी अवतार को भारत ने अब यूज करते हुए यूरोपियन यूनियन को कहा है कि आप अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने पास रखें। आप ये ना सोचें कि हम बहुत ज्यादा डेस्परेट हैं आपसे एफटीए करने को और उसकी वजह से हम किसी भी तरीके के एग्रीमेंट में आपके साथ एंटर कर जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या आ रहा है कि इंडिया ने पुश बैक किया है अगेंस्ट अ प्रपोजल जो यूरोपियन यूनियन ने भारत के सामने रखा है, जिसकी वजह से भारत जो है वो अपना इफेक्टिवली सॉवरेनिटी खो देगा व्हेन इट कम्स टू कैपिटल फ्लो। तो फ्रेंड्स, ये यूरोपियन यूनियन का अगेन एक हिपोक्रेटिक स्टैंडर्ड है, जहां पे भारत के साथ इफेक्टिवली वो इस तरीके का एफटीए करना चाहता है जिसमें भारत के ऊपर एक सॉवरेनिटी रिलेटेड इश्यू आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ईयू का क्या प्रपोजल है, पहले आप इस बात को समझिए कि ईयू ने एक प्रपोजल दिया है कि वो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर एक ओवरसाइट कमेटी बनाना चाहता है। ये जो ओवरसाइट कमेटी है ये बेसिकली ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को देखेगा, मतलब इफेक्टिवली वो इन चीजों को ओवरसाइट करेगा और अगर किसी तरीके का पॉलिसी एक्शन लेना है तो वो ले सकता है। कब ले सकता है? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। फ्रेंड, शायद आपको ये समझ नहीं आ पा रहा होगा कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। फ्रेंड्स, 2013 में एक इंडिया में बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी। उस क्राइसिस का नाम था करेंसी क्राइसिस। करेंसी क्राइसिस क्यों हो रहा था फ्रेंड्स? बिकॉज जितने भी बाहर के इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा था, वो सारा पैसा अपना बाहर ले जाना चाहते थे। मतलब जो चाहे यूएस के इन्वेस्टर हो, यूरोप के इन्वेस्टर हो, वो सारे इन्वेस्टर्स जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रखे थे वो सब अपना पैसा इंडिया से बाहर निकालना चाहते थे, जिसकी वजह से फ्रेंड्स वो अपने रूपी को बेचना स्टार्ट किए और डॉलर को डिमांड किए, जिसकी वजह से रूपी जो है वो क्रैश कर गया। तो फ्रेंड्स, इतना ज्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का भारत से पुल आउट हुआ, उसकी वजह से हमारा जो इंडियन रूपी है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी का उसको टैग ही मिला इन 2013। तो फ्रेंड्स, उसके बाद से भारत को एक बात तो समझ में आ चुकी है कि ये लोग बाहर से पैसा तो लाते हैं, लेकिन जब इनका इंडिया से मन भर जाता है या जब इनके लिए एक नया ऑप्शन खड़ा होता है या जब इनको भारत के ऊपर थोड़ी सी अनश्योरिटी होती है, तो ये अपना पैसा तुरंत निकालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से भारत के करेंसी के ऊपर क्राइसिस आता है। इसी की वजह से फ्रेंड्स भारत जो है वो कैपिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस को अपनाता है। मतलब आप पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं कि अचानक अपने मन से सारा पैसा इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया से बाहर भी निकाल सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स भारत जो है वो उन तमाम तरीके के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं, उसके ऊपर भारत काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा है, जिसकी वजह से इफेक्टिवली आप इंडिया में अपना इन्वेस्टेड किया हुआ पैसा अचानक अपने मन से अनलिमिटेड अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है? यूरोपियन यूनियन का ये प्रपोजल है फ्रेंड्स कि अगर भारत इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन लगाता है, अगर मान लीजिए भारत में किसी तरीके का कोई क्राइसिस आया,
मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया या कोई करेंसी क्राइसिस आया, उस समय अगर भारत की सरकार ने इस तरीके का डिसीजन लिया कि जितने भी लोग यूरोपियन यूनियन के जिन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया है अंडर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अगर वो अपना पैसा इंडिया से अचानक वापस निकालना चाहते हैं तो इसके ऊपर भारत जो है वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। लेकिन अब फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है कि यूरोपियन यूनियन का एक ओवरसाइट कमिटी होगा, वो ओवरसाइट कमिटी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पॉलिसीज को देखेगा। अगर मान लीजिए भारत ने इस तरीके का कोई पॉलिसी लाया कि यूरोपियन यूनियन के कंपनीज जो भारत में इन्वेस्ट कर रखे हैं वो अपना पैसा अचानक भारत से नहीं निकाल सकते हैं, तो उस केस में ये ओवरसाइट कमिटी के पास ये पावर रहेगा कि वो भारत के इस सॉवरेन डिसीजन को ओवरटर्न कर सके। मतलब भारत इफेक्टिवली इस तरीके का कैपिटल रेस्ट्रिक्शंस को ला ही नहीं सकता है, और ये जो कमिटी है वो भारत के इस पॉलिसी को रिवर्स कर सकता है, जिसकी वजह से भारत के सॉवरेन डिसीजन मेकिंग पावर पे बहुत ही बड़ा खतरा है। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा यूएस का यूरोपियन यूनियन की तरफ से हिपोक्रेटिक स्टैंड है। बिकॉज मैं आपको बता दूं ये जो डिसीजन है जो यूरोपियन यूनियन हम पे लगाना चाहता है, इसकी वजह से भारत अपने इकोनॉमिक डिफिकल्टीज के समय कुछ इफेक्टिवली कर ही नहीं पाएगा। और सबसे बड़ा हिपोक्रेसी है फ्रेंड्स की यूरोपियन यूनियन चाहता है कि भारत इस तरीके का चेक रेस्ट्रिक्शंस ना लगा सके, लेकिन यूरोपियन यूनियन खुद लगा सकता है। आप समझिए कि भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यूरोपियन यूनियन में इन्वेस्ट कर रखा है, अगर वो अपना पैसा यूरोपियन यूनियन से निकालना चाहते हैं तो यूरोपियन यूनियन उनको निकालने से मना कर सकता है। मतलब वो कैपिटल अकाउंट डिसीजंस को मेंटेन करना चाहता है, लेकिन भारत जो है वो इन कैपिटल अकाउंट को डिसीजंस को ना दे सके, ये यूरोपियन यूनियन चाहता है। तो फ्रेंड्स देखिए कि किस हद तक यूरोपियन यूनियन जो है इट ऑलवेज एट द एंड ट्राइज टू शो देयर डबल स्टैंड। और फ्रेंड्स सबसे खास बात क्या है कि यूरोपियन यूनियन जितने भी कंट्रीज के साथ एफटीए किया है, चाहे वो वियतनाम हो, सिंगापुर हो, साउथ कोरिया, इन तमाम एफटीएस में ये प्रावधान है कि दोनों कंट्रीज इस तरीके का सेफगार्ड मेजर्स लगा सकते हैं ड्यूरिंग द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। लेकिन एफटीए विद इंडिया के केस में यूरोपियन यूनियन जो है वो केवल इस तरीके का मेजर अपने पास ही रखना चाहता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक सोर्स ने कहा कि इसी हिपोक्रेसी की वजह से, इसी सेल्फिश इंटरेस्ट की वजह से आज तक भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया, और अगर इसी तरीके का यूरोपियन यूनियन बिहेवियर शो करता है तो आने वाले समय में भी कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। और फ्रेंड्स भारत का ये जो स्टैंड आया है ये उस समय स्टैंड आया है जब अगेन यूरोपियन यूनियन का डबल स्टैंडर्ड्स हिपोक्रेसी साफ दिख रहा है कि कैसे वो भारत के ऊपर अब सैंक्शंस लगाना स्टार्ट हुआ है। लेकिन भारत फ्रेंड्स इस समय मैंने पहले भी कहा कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, एक पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ इन तमाम तरीके के वेस्टेड इंटरेस्ट वाले कंट्रीज को टैकल कर रहा है। और अब भारत ने यूरोपियन यूनियन को कहा मत खरीदो तेल, मैं अपने रिफाइंड तेल को अफ्रीका और एशिया के मार्केट को एक्सपोर्ट करूंगा, जिसकी वजह से अगेन यूरोपियन यूनियन के लिए ये सैंक्शंस का जो एक तरीके का जुमला है ये भारत के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। सिमिलरली फ्रेंड्स भारत की एग्रेसिवनेस यूएस के साथ भी देखने को मिल रही है कि यूएस ने तमाम कंट्रीज के साथ डील किया है, लेकिन इंडिया इज नॉट बचिंग। इंडिया क्लियर कट है कि एग्रीकल्चर को लेके बॉस कोई समझौता नहीं हो सकता है, मत करना है मत करो एफटीए, इट इज फाइन, बट वी आर नॉट गोइंग टू ओपन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर। सो फ्रेंड दिस शोज दैट इंडिया इज पुटिंग फॉरवर्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट at the cost of anything. So friends, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।